अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। करक्स ऑफ एजुकेशन कर रहे थे और उसका चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1203 203 हम इसके जो हैं वो क्वेश्चन करेंगे आज। और इस जो ये करक्स ऑफ एजुकेशन का जो पहला यानी कि ये वाला जो थर्ड चैप्टर है ये साइकोलॉजी के रिलेटेड है और साइकोलॉजी के 7 स्कूल ऑफ थॉट हैं। और पहले उन 7 स्कूल ऑफ थॉट पे बात होगी, फिर इसी तरह जो बाकी उसकी जो थ्योरीज़ हैं, जो कॉग्निटिव थे उनके मुतालिक, जो बिहेवियरिस्ट थे उनकी थ्योरी, साइको एनालिसिस की थ्योरी, यानी जो इसी जो इनकी थ्योरीज़ हैं उसके के ऊपर बाद में बात होगी। तो पहले जो है वो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। 7 स्कूल ऑफ थॉट हैं साइकोलॉजी के। पहला स्ट्रक्चरलिज्म था, फंक्शनलिज्म था, बिहेवियरिज्म था, उसके अलावा साइको एनालिसिस था, ह्यूमनिज्म था, ट्रांसपर्सनल था और इसके अलावा एक आता है गेस्टाल्ट, ये था। तो 7 स्कूल, पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के मुतालिक मैं आपको चंद बातें बता दूं और वो बातें जो मैं बता रहा हूँ वो अगर इधर आई तो मैंने वो रिपीट कोई नहीं करनी क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। विलियम वुंडेट जो है वो इसका फादर है। विलियम वुंडेट जो है उसने फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी है और इसका जो है प्रोफाउंडर भी विलियम वुंडेट है। ये अमेरिका का था और इसके अलावा जो है वो सॉरी अमेरिका का नहीं, जर्मनी का था। और उसने लिप्जिंग में 1879 वहाँ पे जर्मनी में जो है लेबॉर्ट्री भी कायम की थी लिप्जिंग के मकाम पे। और ये वाले जो बात करते हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात करते हैं कि कंपोनेंट, माइंड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, यानी माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, माइंड का एक एक कंपोनेंट की बात करते हैं। ये चीज़ों को एज ए होल नहीं लेते, चीज़ों के वर्क को नहीं देखते, चीज़ों के फंक्शन को नहीं देखते, बल्कि ये बात करते हैं चीज़ें की हैबत कैसी है, शक्ल सूरत कैसी है और चीज़ें जो हैं वो नज़र कैसे आ रही हैं, ये इन तरह की चीज़ों के ऊपर देखते हैं। और यानी ये चीज़ों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तब्दील करते हैं। और इसके अलावा जो है ये माइंड के मुतालिक इसका एक शागिर्द था टिचनर, उसने भी इसके साथ मिल के काम किया था। और ये जो है वो यानी कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियस, जो हमारा दिमाग, जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसके कंपोनेंट्स के एनालिसिस करता है। और जो मेथड इसके अंदर एक मेथड यूज़ होता है उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सबसे ये ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में होता है कि अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने आप को जो है ना वो खुद एनालिसिस करना, अपने आप को जांचना, अपना खुद का एनालिसिस करना, और ये कहते हैं, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इसके बाद जो जो इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड जो इसका था, जिसने इसको रिजेक्ट किया वो थे बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट ने इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को रिजेक्ट किया। और बिहेवियरिस्ट वाले कौन थे? वो जेबी वाटसन बिहेवियरिस्ट था और उसने मुखालफत की थी इंट्रोस्पेक्शन की। और मुखालफत क्यों की थी? मुखालफत इसलिए की थी कि जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड है ये अनसाइंटिफिक है। मतलब जब हम खुद को, अपने आप को खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये अनसाइंटिफिक होगा। हम जैसे दिल करेगा हम कर रहे होंगे और हमारे पास उसको बाकायदा कोई स्केल नहीं होगा ऑब्ज़र्व करने का, मेजर करने का और ये जांचने का कि ये इसकी सदाकत कितनी है, कोई और उसको नहीं जांच सकेगा। मतलब कि ये अनसाइंटिफिक है, जिसकी बुनियाद पे जेबी वाटसन जो बिहेवियरिस्ट था उसने इसको निगलेक्ट किया था। इसके स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट जब ना मुखालफत में एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट ने जन्म लिया और स्कूल ऑफ थॉट का नाम था फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म जो है ये, जैसे वो क्या थे, कंपोनेंट को देखते थे, और फंक्शनलिज्म वाले क्या हैं, ये देखते हैं कि व्हाट द माइंड फंक्शन, ये माइंड दिमाग करता कैसे है और इसके काम करने का तरीका कार क्या है, हाउ इट फंक्शन, यानी क्या दिमाग क्या काम करता है और कैसे करता है ये। यानी वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो थे वो कंपोनेंट्स को देखते थे, वो एनालिसिस करते थे, वो ब्रेक डाउन करते थे कॉन्शियसनेस को। लेकिन जबकि ये वाले ये देखते हैं कि करता क्या है, दिमाग क्या काम करता है और दिमाग कैसे काम करता है, ये इसके फंक्शन को देखते होते हैं। यानी फंक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर की बजाय। और विलियम जेम्स जो था वो फंक्शनलिज्म का बानी था। और ये वाली अमेरिकन जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट है। और जो बिहेवियर होता है इसको मोल्ड करने में हमेशा जो है वो
किसका किरदार होता है बिहेवियर को मोल्ड करने में। इसके बाद जो अगला स्कूल ऑफ थाट हम बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, और बिहेवियरिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत होता है, असर होता है। और बिहेवियरिज्म जो है वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। इसके जो थे ये भी वाटसन तो इसको फादर रहा है, और इसके अलावा पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब लोग जो थे ये सारे बिहेवियरिज्म के साथ अटैच थे। इसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट है स्टडी ऑफ होल बिहेवियर प्रोमोटेड बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये था गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट ने कंसेप्ट दिया था कि चीज़ें, इंसान जो है जो चीज़ें परसीव करता है तो सबसे पहले चीज़ों को एज ए होल परसीव करता है, इंस्टेड ऑफ के चीज़ों को उसके पार्ट्स में देखने की बजाय। यानी ये जैसे वो ये कहता है, ये कंसेप्ट ऐसे गेस्टाल्ट का निकला कि वो ट्रेन में जाता है तो एक चंद लोगों का ग्रुप बैठा होता है, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो जाते साथ ही जो उसका अपने जहन में एक स्केच बना, उसने ओवरऑल देखा कि ये एक फैमिली नुमा एक फैमिली लग रही है और ये कर रहे हैं, ये गपशप लगा रहे हैं जो, यानी अब उसने अपने माइंड में एज ए होल देखा उसने जो है ना, तो इंडिविजुअल को वहाँ नहीं देख के एक एक की हैबत शक्ल इस तरह नहीं देखा, उसने एज ए होल देखा। तो वो कहता है कि इंसान चीज़ों को जो परसीव करता है एज ए होल करता है, ये गेस्टाल्ट का कंसेप्ट है। वो कहता है होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसके जो प्रोफाउंडर हैं वो है मैक्स वर्दीमीर जो इसका फादर है, और इसके बाद कोफका, कोलर, लेवन, ये सारे जो हैं गेस्टाल्ट से रिलेटेड हैं। और इस थ्योरी को लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। और जो गेस्टाल्ट है ये जर्मनी का वर्ड है, और ये जर्मन से ही थ्योरी जो निकली थी, और इसको होल कहते हैं। इसका अगली एक थ्योरी है साइकोलॉजी की, वो किसने, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ये वाले जो है ना, ये वाले फ्री विल, इंसान को खुली आज़ादी है। एग्जिस्टेंशलिज्म आपने वो पढ़ा होगा, दूसरा फ़िलासफ़ी जो है स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी का जो एग्जिस्टेंशलिज्म है, उसमें आपने देखा होगा कि इंसान को फुल आज़ादी देते हैं कि वो जो चाहे करे। यहाँ पे भी इंसान को फुल आज़ादी है, वो जो चाहे करे। इंसान को अहमियत दी जाती है, उसकी नेचर को अहमियत दी जाती है, इंसान को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और इसके जो फाउंडर थे वो मास्लो था, कार्ल रॉजर्स था। ये जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इसको जो मास्लो है इसको फाउंडर भी कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक जो है अप्रोच का। और काइंड ऑफ थेरापी डेवलप बाय फ्राडे। अच्छा, इसके बाद अगले स्कूल ऑफ थॉट में आगे वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का जो कंसेप्ट है ये दिया था सिगमंड फ्रॉड ने दिया था। और सिगमंड फ्रॉड जो था उसने उसमें 6 चीज़ें मतलब कहें। एक उसने कंसेप्ट दिया था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। इसी तरह एक इड, ईगो, सुपर ईगो। ये आपने जहन में बिठा लेना है, जब बात आए कहीं भी इड के रिलेटेड, ईगो, सुपर ईगो के रिलेटेड, या कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के रिलेटेड, तो तब आपने फौरी जो है किसकी तरफ जाना है, आपका ध्यान देना चाहिए साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस किसने दिया था, ये सिगमंड फ्रॉड ने दिया था। इसमें कहता है अनकॉन्शियस शेप्स आवर पर्सनैलिटी बिहेवियर सेट बाय। तो अब अनकॉन्शियस की बात आ गई है, तो ये वाले आपने किसकी तरफ चले जाना है, आपने फ़ौरन फ्राडे की तरफ चले जाना है। और साइको एनालिसिस का फाउंडर कौन था, सिगमंड फ्रॉड था। इसके बाद आखिरी हमारी जो और थ्योरी आ जाती है वो है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट जो है। इसमें वो क्या कहता है कि इंसान हाउ वी थिंक एंड फील अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। हम जो हैं क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं जब हमारे पास जो हैं वो जानी अनजानी जब सूरत हाल में पेश आती है, जब चीज़ें तब्दील हो के हमारे सामने आती हैं, तो तब हम कि ये ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के कंसेप्ट थोड़ा बता दूं कि आपने वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना वो मास्लो की थ्योरी में, ह्यूमनिस्टिक की थ्योरी में पढ़ा। वो एक इंसान का एक पीक वैल्यू होती है। तो ये जो होती है दूसरा ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ये भी एक इंसान का एक पीक वैल्यू है कि जहाँ पे इंसान जो है वो मुकम्मल उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, वो खुद को अपनी खुद ही को पहचान गया होता है, उसे अपने मकसद का पता चल गया होता है, वो एक हायर लेवल के ऊपर पहुंच गया होता है। तो उसको जो है ना स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी, उसको पता चल गया होता है मेरा बॉडी का मेरे माइंड के साथ रिलेशनशिप क्या है। और ट्रांसपर्सनल मीन बियॉन्ड द पर्सनल, ये पर्सनल से बियॉन्ड है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, वो तो सेम वही कह दिया। इसके बाद जो कुछ बातें कर रहा है कि हु सेज मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल। जो कॉन्शियस एनिमल की बात करता है वो करता है विलियम जेम्स और विलियम वुंडेड। विलियम वुंडेड स्ट्रक्चरलिज्म वाला, विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म वाला। ये दोनों बंदे हैं, इन्होंने कहा था कि जो कॉन्शियस है, मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल। अब यहाँ पे एक बात जहन नशीं रख रहे हैं, अब बात आप कॉन्शियस की आ रही है तो आप कॉन्शियस को देखते साथ ही यहाँ पर सिगमंड फ्रॉड नहीं लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और टर्म में बात कर रहा है। उसने बात कर रहा है कि मैन इज़ कॉन्शियस
एनिमल के इंसान जो है वो कॉन्शियस एनिमल है, तो ये विलियम वुडवर्ड कहा है। और मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये अरिस्टोटल ने कहा है। अरिस्टोटल ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है और इसने अपनी बुक भी लिखी थी। सबसे पहले साइकोलॉजी के ऊपर जो बुक लिखी थी वो भी इसने लिखी थी। उस बुक का नाम था पेरीसाइकी अरिस्टोटल ने लिखी थी। सबसे पहली बुक है साइकोलॉजी के ऊपर। इसके बाद जो है वो फादर ऑफ जो साइकोलॉजी है ना यूएसए के अंदर, वो विलियम जेम्स था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंडेड था। और विलियम वुंडेड था वो था जिसने पहली लेबॉर्ट्री जो कायम की थी लिप्जंग जर्मनी में 1879 के अंदर। अच्छा, ये बच्चों की एक होती है वाई एज ऑफ चिल्ड्रन, जब बच्चे बहुत सवाल करते हैं, हर बात पूछते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्यों किया, ये कब किया, किसने किया, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये बड़ी अर्ली चाइल्डहुड बच्चे जो होते हैं 2 से 6 साल तक बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं। फिर एक होती है गैंग एज ये होती है कि बच्चा जो है ना वो घर से निकल के अपने दोस्तों में गली मोहल्ले में उन्हें खेलना पसंद होता है, उन्हें बाहर निकलना पसंद होता है। तो ये वाला गैंग एज है और गैंग एज को लिटिल एज चाइल्डहुड भी कहते हैं। फिर एक है एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक्साइटेड स्टेट अराइज यानी कि इमोशनल हो जाना, एक्साइट हो जाना, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यानी एक एक्साइट हो जाना, आपे से बाहर हो जाना। या तो वो कौन से इसे कहते हैं, इमोशन की तारीफ है। इमोशन का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ये इमोवेरस से निकला है और इसका मतलब होता है टू एक्साइट, स्टिर अप होता है। इमोशन जो है ये राइज अब्रप्टली, ये फौरी तौर पे ना, जब कभी हमें गुस्सा आता है तो यकदम गुस्सा आता है, विद इन नैनो सेकंड हमें गुस्सा आ जाता है। जब कभी हम खुश होते हैं तो विद इन नैनो सेकंड हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये खुशी, जिस इमोशन ने जब दबना है तो वह आहिस्ता आहिस्ता ये इमोशन ख़त्म होगा। और बेसिक बर्न इमोशन जो है वो लव और फेयर है। फर्स्ट इमोशन एक्सप्रेशन अपीयर इन इन्फेंट, जो बच्चों में जो इमोशनल एक्सप्रेशन सबसे पहले आता है वो तो जनरल एक्साइटमेंट। मतलब जनरल एक्साइटमेंट से मुराद ये है कि बच्चा को अपनी खुशी का इजहार जो है ना वो कर रहा है। अब उसे आप दूध देते हैं तो उसने खुश होना है तो उसी तरह खुशी का इजहार करेगा। उसे आप जो है ना वो कोई टॉफ़ी पसंद दे देते हैं तो उसी तरह करेगा। जैसे हम ही है, हमारी हर खुशी का इजहार करने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन बच्चा एक जनरल एक्साइटमेंट होती है, उसे अपनी हर खुशी को इजहार करने का सेम तरीका होता है और वो जनरल तरीके से एक्साइटमेंट कर रहा होता है। इमोशनल स्टाइट वन डिस्प्ले इन रिस्पॉन्स टू इवेंट, ये किसी का होता है कि क्या किसी का जो ना वो कितना टेम्पर, कहते हैं ना यार इस बंदे का टेम्परामेंट नहीं है, ये बंदा जो ना फौरी जो है ना वो बेकाबू सा हो जाता है। तो इमोशनल जो है स्टाइल वन डिस्प्ले रिस्पॉन्स टू, किसी भी रिस्पॉन्स के किसी भी इवेंट्स के रिस्पॉन्स के ऊपर जो एक बंदा जो है अपना इमोशनल स्टाइल करता है उसका टेम्परामेंट होता है। और इमोशन जो है बॉन्ड टू पर्टिकुलर पर्सन, इमोशनल बॉन्ड टू अगर इंसान की किसी दूसरे इंसान के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो जाए तो उसे हम कहते हैं अटैचमेंट कहते हैं। और वर्ड मोरल ये भी लैटिन वर्ड है और मोरल जो है वर्ड निकला है मॉस से। मॉस का मतलब है मैनर और हैबिट। अच्छा 62 है नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग मोरली करेक्ट एक्शन, कि जब हमारे पास कोई करेक्ट आंसर मौजूद ना हो कि ये आया कि ठीक है ये गलत है, तो जब ऐसी कंडीशन हो कि हम सही और गलत की पहचान ना कर पा रहे हों, मोरल और अनमोरल की पहचान ना कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं मोरल डायलेमा कहते हैं, यानी परेशान कौन कैफियत जो होती है। साइकोलॉजी का वर्ड ये ग्रीक वर्ड है और इसके अलावा मूड जो हैं ये बनते हैं अडल्ट हो, जब बंदा जवानी में आता है तो उसके तब मूड बनते हैं। और अपने आप की जो रिफ्लेक्स करना है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी ऑटोमेटिक हम इन बर्न, यानी एक हमारी जो तबीयत के अंदर है इन बर्न ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो हमारे अंदर ऑलरेडी बिल्ट ऑन होता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस कहते हैं। पीपल ऑफ सेम, जो बच्चे एक उम्र के होते हैं एक स्टेटस के होते हैं वो आपस में पेयर मतलब वो बच्चे जो आपस में पढ़ते हैं आपस में खेलते हैं आपस में उनकी बनती है, एक दूसरे से दूर नहीं होते, तो वो उन बच्चों को हम लोग कहते हैं पेयर्स बोलते हैं। 67 है एक्शन डैट शोज रिस्पेक्ट एंड केयरिंग फॉर अदर, तो जब हम किसी जो वो एक्शन जो हमें दूसरों के लिए केयर मोहब्बत रिस्पेक्ट की तरफ ले जाते हैं उसे कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। टेंडेंसी टू एनालाइज ऑन सेल्फ, यानी खुद को जब भी देखिए जब भी हम खुद को एनालिसिस कर रहे हों, खुद को अपने मेथड को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, अपने आप को जांच रहे हो, उससे कहते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिविटी बन जाएगा। वो एज जब इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो अपने जैसे नए बच्चे पैदा कर सके, नई नस्ल परवान चढ़ा सके, तो उसे पोबर्टी एज कहते हैं। और कार्ल रॉजर्स ने जो है वो थ्योरी दी थी जिसके अंदर ये कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर थ्योरी दी थी, और क्लाइंट सेंटर थ्योरी के अंदर कार्ल रॉजर्स के ना 2 वर्ड्स बहुत है, एक कंग्रुएंट है और एक अनकंग्रुएंट है। कंग्रुएंट जब वो बगैर
जो है ना वो लालच के जब हम किससे मोहब्बत करते हैं, और अनकंग्रुएंट जब कोई ना कोई वो मफाद होता है। तो ये उसने कंसेप्ट दिया था। क्लाइंट सेंटर थ्योरी ये कार्ल रॉजर्स ने दी थी। अच्छा, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ये होता है कि वो ऐसी चीज़ें, अटेंशन ऑन मेजरेबल ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट, जो हम किसी के अटेंशन को ऑब्जर्व मेजरेबल भी हो ऑब्जर्वेबल भी हो। बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन था? जेबी वाटसन था। बिहेवियर इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो एनवायरनमेंट को होता है, और एनवायरनमेंट बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। और रॉजर ने जो थ्योरी दी थी वो क्लाइंट दी थी, क्लाइंट सेंटर थ्योरी, और इसके अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेगेटिव या अनप्लेजेंट जब कॉन्सिक्वेंसेज हो तो उसे पनिशमेंट कहते हैं, पॉजिटिव हो तो हम इसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इस तरह रीइंफोर्समेंट जो है वो डेट कैन, वो इन्फोर्समेंट जिसे टच किया जा सकता है, यानी उसे कंक्रीट कहते हैं। और गेस्चर आर साइन टू कम्युनिकेट पॉजिटिव रिकॉर्ड, जब हम अपने इशारों के ज़रिए या साइन के ज़रिए जो है ना कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसे सोशल रीइंफोर्सर कहते हैं। क्योंकि हर इलाके का जो है ना वो सिंबल, साइंस, गेस्चर ये मुख्तलिफ होते हैं, तो हम इसको सोशल रीइंफोर्स की तरफ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन द फेवरेट एक्टिविटी, किसी फेवरेट एक्टिविटी की तरफ जो है वो इंगेज होना, तो ये एक्टिविटी रीइंफोर्सर होगा, एक्टिविटी रीइंफोर्सर होगा। 81 है प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ करना, मोटिवेट करना, इसे सेल्फ रीइंफोर्समेंट कहेंगे। ये 3 सवाल यहाँ पे आए जब हम बात कर रहे हो गेस्चर और सिंबल की बात, साइन की बात कर रहे हो पॉजिटिव, तो वो तब हम जाते हैं सोशल। जब हम बात कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी फेवरेट एक्टिविटी तो फिर एक्टिविटी हो जाएगा, और जब हम खुद की प्रेज करें तो वो सेल्फ इन्फोर्समेंट हो जाएगा। वॉलंटरी, अच्छा 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है वॉलंटरी एक्शन और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो हम जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। जो ऑपरेंट की आपने अगर ये वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपने को नई कंसेप्ट वीक है आपका, तो आप मेरी जो है ना वो साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से साइकोलॉजी के जो इन टॉपिक हैं जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप वहाँ से सुन लीजिए। और अब यहाँ पे जो है ना ऑपरेंट के अंदर मैंने वहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि जब वो था कि वो क्या था उसका रैट, माउस जो है वो रैट, वो क्या करता है कि उसने इधर उधर हरकतें कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली उसे रिस्पॉन्स का पता नहीं होता। लेकिन जब उससे वो खुलता है, डरबा सा वो खुलता है, लीवर ऊपर होता है, तो उसके सामने खुराक आ जाती है। तो ये वाली उसकी जो एक्शन वो कर रहा था वो वॉलंटरी था, जबकि उधर था इनवॉलंटरी। ये कंसेप्ट बदल आप वहाँ पे थ्योरीज में देख लीजिए। 83 पुनिशिंग रिवार्डिंग होल क्लास फॉर परफॉर्मेंस, पूरी क्लास की जब बात हो गई तो ग्रुप कंसिक्वेंसेज होंगे, पूरे ग्रुप की तरफ जाएंगे, कंसिक्वेंसेज नताइज होते हैं। टाइप और प्राइमरी रीइंफोर्सर जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। बायोलॉजिकल यानी हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें, सेक्स, ये चीज़ें हमारी बायोलॉजिकल नीड हैं और ये हमारी प्राइमरी नीड है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। और जो हमारी वो है जिनके बगैर गुजारा मुमकिन है और वो हम जो है ना वो कोशिश करते हैं उनको अचीव करने की, वो एक्वायर्ड होते हैं, जो हम माहौल से देखते हैं, जिसके ऊपर इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर होता है। रेट ऑफ रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब पॉजिटिव होगी रीइंफोर्समेंट तो इंक्रीज होगा, जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी तो डिक्रीज होगा। इसी तरह जो रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन रिस्पॉन्स एक्विजिशन, तो रिस्पॉन्स एक्विजिशन जो है वो ये स्किनर का कंसेप्ट है। और रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस की बात होगी तो वो बंडोरा होगा, जब एक्विजिशन की बात होगी तो वो कौन होगा? स्किनर होगा। स्टेट दैट एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर, तो वो मोटिवेशन कहते हैं, जो एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है, एंड सस्टेन मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन की 2 टाइप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है कि जिसमें हम अपने अंदर इनर प्लेजर के लिए हम काम कर रहे होते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जिसमें हम आउटर रिवार्ड के लिए काम कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए काम कर रहे होते हैं। और पुनिशमेंट जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और स्टिमुलस जो होता है वो किसी भी काम का नेसेसरी होता है, वो स्टिमुलस नेसेसरी होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, और रिस्पांस पहले होता है, वो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। थॉर्नडाइक जो है वो उसने जो इसका जो है कंट्रीब्यूशन है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि इसने दिया था लॉ ऑफ 3 लॉ प्राइमरी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ एक्सरसाइज इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। अब लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये जाके ये असरअंदाज हो रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि थॉर्नडाइक जो है इसका कंट्रीब्यूशन है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। बिहेवियर, अगर वो बिहेवियर जो किसी खास स्टिमुलस
स्टिमुलस पे होता है तो वो उसे रिस्पोंडेंट बिहेवियर बोलते हैं। 101 क्वेश्चन है, बिहेवियर नॉट क्लियरली रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस, वो बिहेवियर जो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर बेस्ड नहीं उसे ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू स्ट्रेंथ बिहेवियर, वो बिहेवियर जो हमारे जो है जो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथ करता है उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो हमारे बिहेवियर को वीक कर रहा होता है उसे पुनिशमेंट कहते हैं, और डेट्स जो हमारे जो सेल्फ एस्टीम है उसको थ्रेटन कर रहा होता है तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल पुनिशमेंट। यानी ऐसा बिहेवियर या ऐसी कंसिक्वेंस, ऐसे नतायज जो हमारे सेल्फ एस्टीम, जो हमारी आबरू इज़्ज़त नफ्स जो है उसको जो है ना वो थ्रेटन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल पुनिशमेंट कहते हैं। 105 है, ऑब्जर्वेबल रिएक्शन टू स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के बाद क्या होता है, रिस्पांस होता है, और पुनिशमेंट बाय लॉस ऑफ रीइंफोर्समेंट, रिस्पांस कास्ट होती है, यानी पुनिशमेंट जो बाय लॉस है, अब रीइंफोर्समेंट तो निकल गया, पुनिशमेंट आ गया, तो पुनिशमेंट हम किसके, रिस्पांस कास्ट हम उसकी कीमत पे कर रहे हैं। अच्छा जी, 107 है, लर्नड रिस्पांस टू प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, अगर न्यूट्रल स्टिमुलस होगा तो वो अनकंडीशन होगा, और जब कंडीशन हो जाएगा तो वो कंडीशन रिस्पांस हो जाएगा। रिस्पांस इवोक्ड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस विद प्रेयर लर्निंग, अब वो रिस्पांस इवोक्ड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस है प्रेयर तो वो अनकंडीशन रिस्पांस ही होगा, और जब स्टिमुलस इवोक पर्टिकुलर ख़ास रिस्पांस है तो इसका मतलब है कि उसके पहले जो है वो कंडीशन की गई है। ये कंडीशन अनकंडीशन का कंसेप्ट भी आप जब इनकी थ्योरी सुनेंगे क्लासिकल की और ऑपरेंट की, आपके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन कब होता है और अनकंडीशन कब होता है। 111 स्टिमुलस इवोक रिस्पांस विदाउट प्रेयर लर्निंग, तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस डैट प्रोड्यूस नो रिस्पांस, वो स्टिमुलस जो कोई रिस्पांस नहीं देता उसे कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। और ग्रेजुअल जब कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन कहते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियरल थ्योरी, बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करना बाय यूजिंग बिहेवियर थ्योरी को तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, उसे कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर, बिहेवियर की थ्योरी को, बिहेवियर को संभालने के लिए, बिहेवियर की मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसे कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। पावलो ने कौन सी दी थी, क्लासिकल कंडीशन, स्किनर ने कौन सी दी थी, ऑपरेंट कंडीशन दी थी, और जब रीइंफोर्समेंट की बात है पावलो ने वो स्किनर ने दी थी। और ड्रग डेट स्पीड अप फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, वो जो ड्रग जो इंसान जो उसको स्पीड अप कर दे किसी फंक्शन को तो ये एक स्टिमुलस है, यानी स्टिमुलेंट है ड्रग, जो उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना वो किसी के नर्वस सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए, स्पीड पकड़ लेता है। इस तरह एक है जी फाउंडर ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरापी, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरापी, ये दी थी अल्बर्ट एलिस ने। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी REBT दी थी अल्बर्ट एलिस ने। और इसके अंदर क्या कहता है कि थेरापी चेंजेस इरेशनल और डोगमेटिक कॉग्निशन, ये आप थोड़ा सा इसको रटा लगा लें। अच्छा जी, उसके बाद ये REBT। अच्छा 121 है, रिमूविंग स्टूडेंट फ्रॉम सिचुएशन विच रीइंफोर्स मिसबिहेवियर, यानी कि रिमूव कर, जब रिमूव की बात आ गई ना तो फिर आपने उसका टाइम आउट लगा देना है, यानी वो ख़त्म हो गई, वो चीज़ टाइम के साथ निकल गई कि रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम सिचुएशन, बच्चे को इस चीज़ से निकालना है विच रीइंफोर्स मिसबिहेवियर, जो उससे बुरी आदतों पे मौजूद करते तो ये टाइम आउट है। रिमूविंग डिसरप्टिव स्टूडेंट फ्रॉम क्लास अंटिल बिहेव नॉर्मल, रिमूव ऑफ ऑल द रीइंफोर्समेंट, ये सारी टाइम आउट की होती हैं। टोटल लेंथ ऑफ टाइम ऑफ क्लास, उसे कहते हैं शेड्यूल टाइम, टोटल लेंथ ऑफ अ टाइम, टोटल जो लेंथ होगी टाइम की उसे कहेंगे शेड्यूल टाइम, और जो टाइम हमें दिया गया होगा डिवोटेड, वो टाइम जो डिवोट किया गया होगा उसे एलोकेटेड टाइम कहते हैं, और वो टाइम जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं इंगेज टाइम कहते हैं। अच्छा, ये हमारा मेंटल पैटर्न होता है, चीज़ों को हमने जिस तरीके से अरेंज किया होता है उसे स्कीमा बोलते हैं। और जो ये मतलब इसमें क्या होता है कि बेसिक मेंटल, जब बात है बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक जो मेंटल की हायरार्की या इस तरह का जो ना, तो वो इसको हम बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास क्लस्टर ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज की बात होगी, हमें जोड़ने की बात क्लस्टर, तो ये हम इसकी तरफ ही जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, स्कीमा की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज रिलेटेड टू IQ के रिलेटेड जो थ्योरीज है वो है G फैक्टर, जनरल फैक्टर, यानी जनरल कॉग्निटिव से क्या होगा, जनरल फैक्टर ही होगा। नेचुरली अक्रिंग चेंजेस ओवर टाइम, जो इंसानों में नेचुरली चेंजिंग आ रही होती है टाइम के साथ, उसे मैच्योरेशन कहते हैं। एज के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो इंसान मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं। स्कोर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, जो स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस करते हैं उसे स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं। और स्टडी सेशन विद रेस्ट पीरियड आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस,
स्टडी सेशंस इसका मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़े, विद रेस्ट पीरियड, बाकी जो है ना पीरियड के अलावा, और इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस कहते हैं स्टडी सेशन विद सिंगल एक्सटेंड, जब सिंगल पीरियड होगा तो मसार्ट प्रैक्टिस कहते हैं, जब मुख्तलिफ होंगे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, और स्टैंड डेविएशन को स्टैंड स्कोर कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बस आपने इसको गुजार लेना, देख लेना। 135 है, अवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, जो बच्चा अवर प्रोटेक्टेड हो उसके ऊपर बहुत चेक एंड बैलेंस होगा तो वो एग्रेशन की तरफ जाएगा, गुस्से की तरफ जाएगा। और एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन डैट इन्वॉल्व द फिजिकल अटैक, जो एग्रेशन जो फिजिकल अटैक के ऊपर जो है वो मजबूर करता है उसे ओवर्ट एग्रेशन कहते हैं। ओवर्ट कहते हैं जो जहर होने वाला, और ओवर्ट एग्रेशन जब इस तरह गुस्सा आ जाए कि बंदा जो है किसी के ऊपर फिजिकल अटैक कर दे तो उसे ओवर्ट एग्रेशन कहते हैं। 137 है, डेलिब्रेट एग्रेशन अगेंस्ट अदर टू obtain डिज़ायर्ड गोल, तो यानी डेलिब्रेट जानबूझ के अगर गुस्सा निकालना अदर दूसरों के ऊपर के अपने गोल अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव एग्रेशन। और एग्रेसिव रिस्पॉन्स टू, जब हम एग्रेशन किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में दे रहे हैं तो उसे कहते हैं रिएक्टिव एग्रेशन। एक्शन डेट हैम्स अदर, उसे कहते हैं मोरल ट्रांसग्रेशन, जब वो एक्शन जो दूसरों को नुकसान, ये एग्रेशन देखने गुस्सा है, एक बेचैनी सी, एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाली कंडीशन है। तो कहता है कि जब अवर प्रोटेक्ट, वो बच्चे जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है तो वो क्या होते हैं? एग्रेशन में होते हैं। और 136 हमने कहा कि जो जब कोई किसी के ऊपर हमला कर दे फिजिकली तो ये एग्रेशन डेट इन्वॉल्व, किसी के ऊपर हमला करने के इरादा तो ओवर्ट एग्रेशन कहते हैं। जब वो दूसरे जो है ना वो करता है कि मतलब अपने गोल अचीव करने के लिए फिर एग्रेशन करता है तो इसे प्रोएक्टिव एग्रेशन कहेंगे। और जब एग्रेशन जो है रिस्पॉन्स में हो तो उसे कहते हैं रिएक्टिव एग्रेशन कहते हैं। और एक्शन डेट हार मतलब से मोरल ट्रांसग्रेशन कहते हैं। इसके बाद एक्शन डेट वायोलेट कल्चरल एक्सपेक्टेशन, तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल ट्रांसग्रेशन, जब जो वो वाला एग्रेशन जो कल्चरल जो है चीज़ों की वायोलेशन करता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल ट्रांसग्रेशन कहते हैं। 141 है, सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या चीज़ जनरेटिविटी होती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट यानी हमारी परसेप्शन कितनी बनी है तो परसेप्शन होगा। अवर परसेप्शन अबाउट आवर सेल्फ, ये सेल्फ कंसेप्ट होगा कि हमारी परसेप्शन हमारा सेल्फ कंसेप्ट होगा। मेमोरी डेट होल्ड इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म, तो वही सेंसरी मेमोरी होती है। और मेमोरी जो है वो एक लम्हे के लिए जो इन्फॉर्मेशन रखती है भी सेंसरी मेमोरी होती है। और मेमोरी जो कुछ सेकंड के लिए रखें, यानी एक तो बिल्कुल उस लम्हे के लिए फौरी इंस्टेंट जो हम चीज़ों को देखते हैं, या ऐसे आप कहीं भी हैं तो मैंने आपसे पूछ लिया कि टाइम कितना हो, आपने टाइम बताया, 10 मिनट बाद मैं फिर आपसे टाइम पूछता हूँ, आपको नहीं पता होगा कि आपने 10 मिनट पहले क्या टाइम बताया था, तो वो होती है सेंसरी मेमोरी। और वो मेमोरी जो चंद हमारे जो दिमाग में रहे, जैसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी। और इसी अदर ने इस वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। और वो मेमोरी जो परमानेंट होती है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। मेमोरी फॉर मीनिंग उसे कहते हैं जो जब हम वो मेमोरी जो उसका ताल्लुक मैनी के साथ हो सेमेंटिक मेमोरी कहते हैं। और वीकिंग ऑफ मेमोरी ओवर टाइम, जो मेमोरी है टाइम के साथ कम होते हैं इसे डिके ऑफ मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी ऑफ विजुअल ऑडिटरी मेमोरी, वो जो देखने और सुनने में होती है इसे फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। जो सुनने के लिए होते हैं उसे इकोइक मेमोरी कहते हैं, जो देखने के लिए होते हैं उसे आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। 155 है, मेमोरी पार्ट टेम्पोरली होल्ड सेंसरी इन्फॉर्मेशन, तो सेंसरी रजिस्टर हो गया, सेंसरी रजिस्टर विजुअल इन्फॉर्मेशन, जब विजुअल की बात होगी तो आइकॉनिक होगा, जब रजिस्टर ऑडिटरी की बात होगी तो इकोइक होगा। 158 है, डिवाइड लार्ज इन्फॉर्मेशन टू स्मॉल पीस ऑफ इजी रिमेम्बरेंस, इसे चंकिंग कहते हैं कि लार्ज जिससे कोई छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। चंकिंग और चंकिंग तकरीबन 7 होती हैं तादाद में। और वो इनिबिलिटी टू रिट्रीव, यानी कि वो बंदा जो पुरानी बातों को ना कर सके तो उसे कहते हैं भूल गया। अमनेस्टिया जो है ना वो भी यही इसी में यही चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर भी भूल जाना होता है। डिवाइड लार्ज इन्फॉर्मेशन टू स्मॉल पीस फॉर इजी रिमेम्बरेंस कहेंगे। इनएबिलिटी टू रिट्रीव, जब वो इनएबिलिटी है कि डाटा को वापस ले सके उसे फॉरगेटिंग कहते हैं। और अमनेसिया जो है इसके अंदर मेमोरी लॉस होती है। अनएबल टू नंबर थिंग्स एट एज 3 ईयर आर लॉस, तो जब बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल 3 से कम तो इसे कहते हैं इन्फेंटाइल एमनेशिया। इन्फेंटाइल एमनेशिया यानी 3 साल से कम उम्र के बच्चा जो है ना उसके अंदर अगर ये एमनेशिया तो इसे कहते हैं इन्फेंटाइल एमनेशिया कहते हैं। टिनी स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स के दरमियान, ये वाला कंसेप्ट देखें, जो हमारे न्यूरॉन हैं उनको जो दरमियान जो वक्फा होता है उसे कहते हैं सिनॉप्सिस। और डिफरेंस इन एबिलिटी इन चाइल्ड एट पर्टिकुलर एज, ऊपर सवाल, केमिकल मैसेज इन बॉडी आर सेंड, जो एक तो मैंने कहा कि जो न्यूरॉन्स हैं ये छोटे छोटे टीनी स्पेस हैं जो दिमाग का और हमारे पूरे जिस्म का ताल्लुक़ कायम करते हैं। और ये जो केमिकल मैसेज इन बॉडी जो
पूरे जिस्म के अंदर बांट मैसेज भेज जाता है, ये भी ये सिनॉप्सिस के ज़रिए भेज जाता है, सिनॉप्सिस के ज़रिए भेज जाता है। डिफरेंस इन एबिलिटी एंड स्टूडेंट एट पर्टिकुलर एज, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें खास, और इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें, जो थॉट्स, जो एक्शन जो है वो उसे तरतीब के अंदर है, उसे बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। इंटेंसिव वर्किंग विद एक्सपर्ट टू कंप्लीट कम्प्लेक्स टास्क, जब हम कम्प्लेक्स टास्क करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स टास्क करने के लिए, तो उसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप, यानी जब आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो अपने टारगेट, अपने कम्प्लेक्स गोल को अचीव करने के लिए अप्रेंटिसशिप कहते हैं। द वे वन थिंक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग सेम बैड फीलिंग ऑफ अदर, तो अपने सेम बैड फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों की उसी तरह की फीलिंग उनके साथ में एम्पैथी होता है, किसी को की फीलिंग को समझना, उसकी अपने आप को वैसे रखना जहाँ पे वैसी उसकी फीलिंग है, जैसे एम्पैथी बोलते हैं। 171 डायग्राम रिप्रेजेंट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, तो वो डायग्राम जो स्टूडेंट के कंसेप्ट के बाद, तो उसे कंसेप्ट मैपिंग कहेंगे। और अगर टू और मोर इवेंट्स एट सेम टाइम, तो उसे कहते हैं कंटिग्यूटी, जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक टाइम, तो कंटिग्यूटी बोलते हैं। एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीजन, इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग बैकवर्ड फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग, तो ये रिवर्सिबल थिंकिंग होती है। थिंकिंग बहुत सारी डायरेक्शन में हो, मतलब थिंकिंग वैरायटी ऑफ डायरेक्शन इन अ सिंगल आइडिया, एक आइडिया के ऊपर बहुत से, तो उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। और एक पॉइंट के ऊपर आना, मुख्तलिफ पॉइंट से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से एक पॉइंट्स के ऊपर आना, कंक्लूजन, उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। पर्सन हु डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर फॉर अदर, वो मॉडल होता है, यानी वो जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, और वो ऑब्जर्व इमिटेटिंग अदर बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, इमिटेट, उसे मॉडलिंग कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ टू थिंक एंड टू डू अ टास्क, उसे कॉग्निटिव मॉडलिंग कहते हैं, दिमाग से रिलेटेड है ना, हाउ टू थिंक। अच्छा, 180 है इंस्ट्रक्शन वन गिव्स इटसेल्फ टू परफॉर्म कम्प्लेक्स बिहेवियर, तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन होगी ना, जो अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है कि वह अपने जो है ना सेल्फ कम्प्लेक्स बिहेवियर को, तो सेल्फ इंस्पेक्शन हो जाएगी। अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, रीड करना, तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग हो जाएगी। अपने आप को जज करना, तो ये सेल्फ एवेल्यूशन हो जाएगी। 183 है डिज़ायर फॉर सोशल सिक्योरिटी लव रिस्पेक्ट, तो ये नीड ऑफ रिलेटेड, वो तीन तरह की मैकलैंड ने थ्योरी दी थी, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ रिलेटेडनेस और नीड ऑफ अचीवमेंट, इस तरह। तो जो हमारी होती है नीड ऑफ रिलेटेडनेस होती है, इसमें लव सिक्योरिटी चाहिए, लीव ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप में लीड एफिलिएशन और लीड ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर, तो ये अप्रूवल होती है। ऑल सोशल डेट कंट्रीब्यूटर स्टूडेंट लर्निंग, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। गिविंग इंस्ट्रक्शन एज स्टूडेंट एक्सपेक्ट, जैसी इंस्ट्रक्शन देना जैसे स्टूडेंट, तो एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो एज स्टूडेंट एक्सपेक्ट, जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं, उसे एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बिगनिंग विद कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो कम्प्लेक्स से बेसिक की तरफ जाना उसे टॉप डाउन कहते हैं, और बेसिक से टॉप की तरफ जाना तो उसे बॉटम अप इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ लेसन, उसे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और डिज़ायर लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन गोल हो जाएगा। नॉलेज आंसर व्हाट टू टीच, कंटेंट हो जाएगा। हाउ टू टीच पेडागोजिकल क्वेश्चन हो जाएगा। एबिलिटी टू थिंक सेल्फ प्रॉब्लम विद अदर हेल्प, तो सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। लोकस का मतलब होता है लोकेशन। प्रोमोटिंग विदाउट कंसिडरिंग द अचीवमेंट, ये सोशल प्रमोशन होता है। और प्रोमोटिंग विदाउट कंसिडरिंग द अचीवमेंट, प्रमोट करना, किस चीज़ को फैलाना अपनी अचीवमेंट को देखे बगैर, तो ये वाली सोशल प्रमोशन हो जाएगी, यानी सबको प्रमोट करना। स्टूडेंट ट्यूटर्ड बाय अनदर स्टूडेंट, अगर एक दूसरे को एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पढ़ाता है तो पेयर हो जाएगा। और स्टूडेंट ऑफ सेम एज टेक एज अ टर्न ऑफ ट्यूटर, और एक एज के जो ट्यूटर, तो ये वाले रेसिप्रोकल ट्यूटर हो जाएगा। और यंग स्टूडेंट ट्यूटर बाय ओल्ड स्टूडेंट, तो जब यंग ओल्ड से पढ़ाया जाए तो क्रॉस एज ट्यूटरिंग हो जाएगा। और एबिलिटी टू सक्सीड डिस्पाइट मैनी रिस्क फैक्टर, बहुत ज़्यादा रिस्क के बावजूद जो है ना वो सक्सीड होना, वो रेजिलियंस होता है। एजुकेशन डेट टीच वैल्यू ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, तो वो मल्टी कल्चरल होता है जो डाइवर्सिटी हो। और सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर रिलेटेड टू वन जेंडर, तो वो सेक्स रोल बिहेवियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ी जल्दी में गुजारे हैं, वो एक तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मसला हो आप थोड़ा सा सोचिएगा, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। एक तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और गर्मी जैसे आपको पता ही है, तो इसी वजह से मैं जो है ना वो इससे ज़्यादा मज़ीद टाइम नहीं लगा सकता। और अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछिए, ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैसेज करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जज़ाकल्लाह खैर।